सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विथ आरके में। आज की परिचर्चा हम जो कर रहे हैं जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा या जो अन्य संस्थाएं उत्तर प्रदेश की परीक्षा की और अन्य प्रदेशों की लोक सेवा आयोग द्वारा या जो अन्य परीक्षा की संस्थाएं हैं उनसे जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व कराएंगे। आपको अब धीरे धीरे अंदाज़ा लग रहा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, कौन क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। इस प्रैक्टिस सेट से जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ इससे आपको ये अंदाज़ा लग जा रहा है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो आप अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए और जो है क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि डेपोंग विधि से उगाई गई डेपोंग विधि से उगाई गई नर्सरी कितने दिनों में रोपाई की जाती है। कह रहा है कि डेपोंग विधि से उगाई गई नर्सरी कितने दिन में रोपाई की जाती है। ऑप्शन ए 10 से 12 दिन, ऑप्शन बी 12 से 15 दिन, सी कह रहा है 20 से 25 दिन और डी कह रहा है 25 से 30 दिन। ठीक, तो ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधि कहाँ विकसित की गई और इसमें जो है रोपाई कितने दिन में की जाती है और 1 हेक्टेयर के लिए जो है कितना एरिया की आवश्यकता पड़ती है। तो ये आपका क्वेश्चन जो सही होगा वो 10 से 12 दिन, ऑप्शन ए आपका सही होगा 10 से 12 दिन। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। 10 से 12 दिन में ये रोपाई करने लायक हो जाती है। कौन? डेपोंग विधि से। ठीक है, डेपोंग विधि है 10 से 12 दिन में रोपाई करने लायक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मक्के की कंचन प्रजाति की अवधि है। मक्के की जो कंचन प्रजाति है उसकी अवधि है। ऑप्शन ए 60 से 65 दिन, मतलब इसकी जो बुआई से कटाई लेकर के अवधि पूछ रहा है 60 से 65 दिन। बी कह रहा है 75 से 80 दिन। सी आपका कह रहा है कि 85 से 90 दिन। डी कह रहा है 90 से 100 दिन। मक्के की कंचन प्रजाति की अवधि क्या है? तो वो है 75 से 80 दिन। इसकी जो दिन है वो 75 से 80 दिन की वैरायटी है। तो आप इसको नोट कर लीजिए।
मक्के की कंचन प्रजाति जो है 75 से 80 दिन की वैरायटी है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। मक्के में 3 तरह की प्रजाति होती है, संकर, संकुल और सामान्य। क्या होता है? संकर, संकुल और सामान्य। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, देखिए SRI सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन की पद्धति में प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ती है। कितनी पड़ती है SRI में? ऑप्शन ए 20 से 25 kg प्रति हेक्टेयर, बी कह रहा है 6 से 8 kg प्रति हेक्टेयर और सी कह रहा है 25 से 30 kg प्रति हेक्टेयर। ठीक है, और डी कह रहा है कि 15 से 20 kg पर हेक्टेयर। तो SRI पद्धति जो है मेडागास्कर में विकसित की गई है, आप इसको नोट कर लीजिए। और ये जो है 6 से 8 kg इसकी जो है बीज दर की आवश्यकता होती है। और जो पौधरोपण किया जाता है वो जो है 25 × 25 सेंटीमीटर पे किया जाता है और 10 दिन का पौधा होना चाहिए। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन उसमें बनते हैं SRI में। ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, रोपित धान में अधिकतम कल्ले निकलने का समय होता है। कह रहा रोपित धान में अधिकतम कल्ले निकलने का समय होता है। तो ऑप्शन ए 25 से 30 दिन और बी कह रहा है 35 से 40 दिन। ये ट्रांसप्लांटिंग के बाद की बात है। फिर सी 45 से 50 दिन और डी कह रहा है 50 से 60 दिन। ठीक, रोपित धान में अधिकतम कल्ले निकलने का समय जो होता है वो 35 से 40 दिन। ये जो है आपका ऑप्शन बी सही होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सही सुमेलित है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। ठीक है, सूची फर्स्ट, सूची सेकंड।
सूची फर्स्ट में कह रहा है ज्योति, ज्योति। बी हरितमा, क्या है? हरितमा। सी नरेंद्र जौ, नरेंद्र जौ, ये सब जौ की वैरायटी हैं, नरेंद्र जौ। डी कह रहा है प्रगति, सिंचित सामयिक बुआई यानी टाइमली इरिगेशन। सिंचित पछेती बुआई, सिंचित पछेती बुआई क्या है? सिंचित पछेती बुआई। थर्ड कह रहा है माल्ट के लिए। ये माल्ट वाली जो है बहुत ही बार पूछा जा चुका है कि जौ की कौन सी माल्ट की बुआई है, वैरायटी है। असिंचित, असिंचित क्षेत्र के लिए, कह रहा है असिंचित क्षेत्र के लिए। तो आप जो है इसको कैसे करेंगे? तो ये देखिए, ए एक का है, बी 2 का है और सी जो है वो 4 है और डी जो है 3 है। ये जो है प्रगति जो है माल्ट के लिए है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ज्योति जो है सिंचाई के लिए है, हरितमा जो है असिंचित मतलब सिंचित क्षेत्र के लिए समय सी बुआई के लिए ज्योति है, हरितमा जो है सिंचित क्षेत्र के लिए लेकिन पछेती बुआई के लिए है, देर से बुआई के लिए। नरेंद्र जौ जो है असिंचित क्षेत्र के लिए है और प्रगति जो है माल्ट के लिए वैरायटी है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वाधिक ऊष्मा सहन यानी हीट टोलरेंट, ऊष्मा सहन करने वाली गेहूं की प्रजाति है, ठीक है। कह रहा है कि सर्वाधिक ऊष्मा सहन करने वाली प्रजाति गेहूं की कौन सी है? ऑप्शन ए PB W 343, बी कह रहा है PB W 443, PBW 443। के सी कह रहा है के 307 और डी जो कह रहा है DB W 14
DBW14 सर्वाधिक ऊष्मा सहन करने वाली गेहूं की प्रजाति है, तो है आपका ऑप्शन डी DBW मतलब 14 जो है सर्वाधिक ऊष्मा सहन करने वाली प्रजाति है। आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 0 till फरसी डिस्क से आते गेहूं हुए उत्तरी भारत में, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि उत्तरी भारत में धान की प्रथम संकर किस्म विकसित की गई। धान की प्रथम संकर किस्म जो है विकसित की गई, कहाँ से? ऑप्शन ए लुधियाना से, बी कह रहा है पंतनगर विश्वविद्यालय से, तो वो हो गया पंतनगर से। सी कह रहा है दिल्ली से, और डी कह रहा है कानपुर से। ठीक है, तो उत्तरी भारत में जो है पहली संकर की जो किस्म धान की विकसित की गई वो पंतनगर विश्वविद्यालय, गोविंद वल्लभ पंतनगर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय पंतनगर से विकसित की गई। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, दाने के लिए बुआई करने हेतु, दाने के लिए बुआई करने हेतु जो है समय है किसका? ज्वार का, ज्वार की फसल का। ऑप्शन ए जून कह रहा है, जून। बी कह रहा है जुलाई। सी अगस्त। डी मई। ठीक है, दाने के लिए बुआई करने के लिए जो उपयुक्त समय है ज्वार की फसल के लिए वो है आपका जुलाई। कौन सा है? जुलाई का समय जो है उपयुक्त होता है। बुआई का जुलाई का जो समय होता है वो उपयुक्त होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। कह रहा लेवा यानी पडलिंग, अब तो आप जान ही गए होंगे लेवा की
क्रिया की जाती है। लेवा की क्रिया की जाती है। ऑप्शन ए गेहूं में, बी धान में, सी गन्ना में, डी कह रहा है कपास में। ठीक है, डी कह रहा है कपास में। तो आप जो है ये जो लेवा की प्रक्रिया की जाती है वो की जाती है किसमें? वो की जाती है धान में। ठीक है, पर्कुलेशन रोकने के लिए। आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है जौ की कौन सी प्रजाति माल्ट के लिए उगाई जाती है? माल्ट की कौन सी प्रजाति जो है, कौन सी प्रजाति माल्ट के लिए उगाई जाती है? आजाद, ज्योति, सी कह रहा है रितंभरा, डी कह रहा है मंजुला। तो रितंभरा जो है जौ की जो रितंभरा की प्रजाति है जो माल्ट के लिए उगाई जाती है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, माल्ट के लिए जौ की जो है रितंभरा वैरायटी है जो माल्ट के लिए उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? मैक्रोनी गेहूं अत्यधिक उपयुक्त है। मैक्रोनी गेहूं अत्यधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए दियारा लैंड के लिए, दियारा लैंड मतलब नदी के जो आसपास का जमीन होता है उसको दियारा लैंड कहते हैं। दियारा लैंड के लिए ऑप्शन बी पूर्णतया सिंचित क्षेत्र के लिए, ऑप्शन सी शुष्क परिस्थितियों के लिए। कह रहा है शुष्क क्षेत्र के लिए। डी कह रहा है कोई नहीं। ठीक, तो मैक्रोनी गेहूं जो अत्यधिक उपयुक्त है वह शुष्क क्षेत्र के लिए है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्या कह रहा है, पूर्वा किसकी प्रजाति है। देखिए पूर्वा किसकी प्रजाति है, कह रहा है पूर्वा किसकी प्रजाति है। ऑप्शन ए धान, बी गेहूं, सी कह रहा है मटर, डी जो है मक्का। कह रहा पूर्वा किसकी प्रजाति है, तो पूर्वा जो है गेहूं की प्रजाति है। ठीक है, पूर्वा किसकी प्रजाति है, पूर्वा जो है गेहूं की प्रजाति है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो है चाहे एग्रीकल्चर से संबंधित पेपर हो और चाहे सामान्य का हो तो पूछ लेता है अक्सर। ये आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है गोल्डन राइस मतलब सुनहरा धान। गोल्डन राइस गोल्डन राइस जो है मुख्य स्रोत है किसका है, कह रहा है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, विटामिन सी और डी कह रहा है विटामिन डी। तो गोल्डन राइस जो है मुख्य स्रोत किसका है, विटामिन ए का। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, आप जो है इसको नोट कर लीजिए। बहुत बार पूछता है ये क्वेश्चन कि सुनहरा धान या लिख देगा गोल्डन राइस मुख्यतः किसके स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, 14 कह रहा है कि गेहूं के अंकुरित, देख लीजिए ये भी पूछता है, गेहूं के अंकुरित बीज, गेहूं के अंकुरित बीज का, गेहूं के अंकुरित बीज का वह भाग जो, गेहूं के अंकुरित बीज का वह भाग जो जमीन के ऊपर, कह रहा है जमीन के ऊपर, जमीन के ऊपर सबसे, क्या कह रहा है, जमीन के ऊपर सबसे पहले दिखाई देता है। ठीक है, गेहूं के अंकुरित बीज का वह भाग जो जमीन के ऊपर सबसे पहले दिखाई देता है वह क्या है, उसको ऑप्शन ए भ्रूण मोल चोल इसको कहते हैं। कोलेराइजा। बी कह रहा है ब्रूथिका, ब्रूथिका, ब्रूथिका को हिंदी में कहते हैं
स्कुटेलम, भ्रूणाग्र, कह रहा है भ्रूणाग्र चोल, मतलब कोलेप्टाइल कह रहा है। फिर बहे अस्तर, वही अस्तर यानी जो है इपीब्लास्ट। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो सी होगा। भ्रूणाग्र चोल जो है कोलेप्टाइल, कोलेप्टाइल, ये कोलेप्टाइल, कोलेप्टाइल जो है सबसे पहले दिखाई देता है। कोलियोप्टाइल सबसे पहले दिखाई देता है। आपका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है गेहूं में ताजमूल, ताजमूल निकलने की अवस्था आती है, अवस्था आती है, कब आती है? क्वेश्चन नंबर ए, कल्ले निकलने के बाद, कल्ले निकलने के बाद। बी कह रहा है कल्ले निकलने, कल्ले निकलने के पहले। सी कह रहा है बूटिंग स्टेज पर, और डी कह रहा है बूटिंग स्टेज के बाद। ठीक है, गेहूं में ताजमूल निकलने की अवस्था कब आती है? तो आप पहले ऐसे जान लीजिए कि कल्ले निकलने से पहले, यानी टिलरिंग अवस्था के, टिलरिंग जो स्टेज है उससे पहले होगी, क्योंकि तभी तो सिंचाई करने की जो इसकी क्रांतिक अवस्था होती है। तो आप लिखिए इसको कल्ले निकलने के पहले। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। हमको लगता है ताजमूल के बारे में आप लोग को तो मालूम ही होगा और मालूम हो गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, 16 क्या कह रहा है? उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग के लिए, उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग के लिए रबी की बुआई के लिए उपयुक्त किस्म है। ठीक है, कह रहा कि उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग के लिए रबी की फसल की बुआई के लिए उपयुक्त है, ऑप्शन ए
मंजरी, बी नवीन, सी कंचन, डी जो है आपका डी क्या होगा, तरुण। तो उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग के लिए जो है रबी की फसल की बुआई के लिए उपयुक्त जो किस्म है वो है कंचन। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है मक्कर, संकर होगा, मंकर नहीं, संकर मक्का की किस्म है, क्या है, किस्म है। ऑप्शन ए किसान, सोना, सी कह रहा है गंगा सफेद 2, और डी कह रहा है आपका विजय। तो मक्का की जो इसमें संकर किस्म है वो सी, ऑप्शन गंगा 2। क्वेश्चन नंबर 18। गेहूं के बीज में, गेहूं के बीज के दाने में, गेहूं के बीज के दाने में भंडारण के समय नमी होनी चाहिए। देखिए भंडारण के समय पूछ रहा है, कटाई के समय नहीं पूछ रहा है। भंडारण जो स्टोरेज जब हम करते हैं तो कह रहा है कि इसमें नमी कितनी % होनी चाहिए। ऑप्शन ए 8% से कम, 8% से कम, बी कह रहा है 10% से कम, सी कह रहा है 4% से कम, और डी कह रहा है कि 2% से कम। ठीक है, 2% से कम। तो आपका ऑप्शन जो होगा बी सही होगा, 10% से कम होना चाहिए। आप इसको नोट कर लीजिए। थोड़ा फास्ट करिए, समय ज़्यादा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। वानस्पतिक देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वानस्पतिक वानस्पतिक मतलब डॉर्मेंसी इसको बोलते हैं। सुप्ता अवस्था पाई जाती है, वानस्पतिक सुप्तावस्था पाई जाती है। ऑप्शन ए धान की देसी पुरानी किस्म में
धान की देसी पुरानी किस्म में, बी संकर धान में, सी कह रहा है नवीनतम बौनी धान के किस्म में, डी कह रहा उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वानस्पतिक शुष्कता यानी वेजिटेटिव डॉर्मेंसी जो है पाई जाती है वो धान की देसी पुरानी किस्मों में, ओल्ड किस्में जो है देसी उसमें पाई जाती है। आप इसको नोट कर लीजिए। अभी मैंने आपको जो है कंचन के बारे में लिखाया है, बार बार पूछा जाता है। जो मक्का की कंचन प्रजाति उसकी अवधि क्या है, उसको जो है आप लोग अच्छी तरीके से उसको लर्न कर लीजिएगा। बार बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? संकर बाजरे की बीज दर प्रति हेक्टेयर है। कह रहा है ए 3 से 4 kg, बी 6 से 7 kg, सी 10 से 15 kg, डी 20 से 25 kg। ठीक है, तो संकर बाजरे की जो बीज दर है वो 3 से 4 kg प्रति हेक्टेयर है। आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है प्रगत प्रजाति है। ऑप्शन ए धान, बी मक्का, सी गेहूं, डी बाजरा। तो प्रगत जो प्रजाति है वो मक्का की है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए कि मक्का जो है क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि मक्के की फसल में से मक्के की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए रबी में बुआई करते हैं। रबी में बुआई करते हैं, कब करते हैं? तो वो कह रहा है सितंबर के अंत में। बी क्या कह रहा है?
अक्टूबर के अंत में। सी कह रहा है नवंबर के अंत में, नवंबर के अंत में। डी कह रहा है किसी भी समय, किसी भी समय। तो मक्का की जो अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए हम रबी के सीजन में जो बुआई करते हैं वह अक्टूबर के अंत में। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि FIRB विधि विकसित की गई। फर्म गेहूं की एक बुआई की विधि है, वो कहाँ से विकसित की गई? तो मतलब कहाँ से नहीं पूछ रहा है, किस फसल से संबंधित है। विकसित की गई बुआई के लिए। ऑप्शन ए गेहूं, बी धान, सी मक्का, डी तंबाकू। ठीक, तो फर्म विधि जो विकसित की गई किसके लिए? वो गेहूं की बुआई के लिए। कहाँ से? पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से की गई। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है उच्च दाने की गुणवत्ता वाली उच्च दाने की गुणवत्ता वाली उच्च दाने की गुणवत्ता वाली मक्के की किस्म। क्या कह रहा है? वाली मक्के की किस्म क्या है? प्रोटीना। प्रोटीना, प्रोटीना जो है क्या है? संकर जात। ए जो है संकर जात, बी जो है संकुल जात, सी जो है संश्लेषित जात। संश्लिष्ट जात, संश्लिष्ट जात। डी कह रहा है मुक्त परागित जात, मुक्त परागित जाति। ठीक है, तो वो जो होगी प्रोटीना जो है संकुल प्रजाति है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, संकुल प्रजाति है।
रोपण विधि में बासमती चावल की बीज दर प्रति हेक्टेयर है ऑप्शन ए कह रहा है कि 25 से 30 केजी, बी कह रहा है 35 से 40 केजी, सी कह रहा है 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर, डी जो है 40 से 45 केजी प्रति हेक्टेयर। तो रोपण विधि में बासमती चावल की जो बीज दर प्रति हेक्टेयर है वो है 25 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। मैट टाइप क्या है? मैट टाइप नर्सरी का संबंध क्या है? संबंध नेट टाइप नर्सरी का संबंध है। मैट टाइप नर्सरी का संबंध जो है वो किससे है? ऑप्शन ए चावल की फसल। मैट टाइप नर्सरी का संबंध कह रहा है चावल की फसल। बी कह रहा है तंबाकू की फसल। सी कह रहा है मक्का की फसल। डी कह रहा है बैगन की फसल। तो मैट टाइप जो नर्सरी ये बहुत पूछा गया है, ये तंबाकू की फसल से संबंध है। ऑप्शन बी सही होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि धान की भूसी में तेल की मात्रा होती है। धान की भूसी में तेल पाया जाता है। 3%, बी कह रहा है 5%, सी कह रहा है 7% और डी कह रहा है 9%। तो धान के भूसी में तेल की मात्रा पाई जाती है 5%। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। गेहूं की चपाती बनाने पर गुड़ निर्भर करता है। जैसे गेहूं की चपाती हम बनाते हैं तो वह किस गुड़ पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन ए ग्लाइसिन, बी कह रहा है
ग्लूटीन, सी कह रहा है ग्लोबुटीन, सी कह रहा है लाइसिन, डी जो है कह रहा है लाइसिन। क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं की चपाती बनाने पर गुड़ निर्भर करता है, तो वो क्या होता है, वो ग्लूटीन करता है। इसी से जो है चपाती जो है फूलती है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। उनतीस क्या कह रहा है, संकर मक्का की फसल के पौधे 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में संस्तुत हैं। कितने हैं, 1 हेक्टेयर में जो है संस्तुत हैं 40 से 50 हजार, 50 से 60 हजार, 60 से 70 हजार, डी कह रहा है 70 से 80 हजार। ठीक है, 70 से 80 हजार, तो 1 हेक्टेयर में कितने पड़ते हैं, 70 से 80 हजार। आप इसको नोट कर लीजिए। मक्का में एक ना क्वेश्चन आ जाता है किसी न किसी, चाहे वो फार्मूले पे आएगा चाहे ऐसे दे देगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। बढ़िया से मक्का की फसल को तैयार कर लीजिएगा आप जो है। क्वेश्चन नंबर 30, फिर देखिए कह रहा है HCN विषैलेपन, HCN हाइड्रोसायनिक का जो है विषैलेपन का संबंध है, किससे है, ऑप्शन ए बाजरा, ऑप्शन ए बाजरा, बी ज्वार, सी जो है, सी कह रहा है खेसारी, डी जो है कपास। तो HCN जो विषैलापन का संबंध किससे है, वो ज्वार से है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। HCN का जो विषैलापन है, इसको हिंदी में धूरिन भी लिखा रहता है, इसका संबंध जो है ज्वार की फसल से है। सूखा पे जो है, सूखा ज़्यादा दिन तक रहती है तो इस फसल में बनता है, और सिंचाई करने से ये जो है ख़त्म हो जाती है, और या तो इसमें जो है फसल में जो है फ्लावरिंग हो जाए तभी ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको आज जो है 30 क्वेश्चन का जो है सॉल्व कराया एग्रोनॉमी के, और आपको धीरे धीरे अंदाज़ा लग रहा होगा कि क्या पढ़ना क्या छोड़ना है। तो आप मेरे साथ ऐसे रहिए, आपका जो है मैं पूरे के पूरे तैयार करा दूंगा। ठीक है, तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।